नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज सुबह भारत की जो स्पेस कंपनी है, ये तो आपको इल्म होगा ही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में उसे इसरो कहते हैं। ऐसे एक प्राइवेट कंपनी भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट की है और ये मुख्तलिफ रॉकेट्स लॉन्च करती है, जिसके थ्रू कई सैटेलाइट अपनी अपनी जगह पर जो है ऑर्बिट्स में अपने अपने ऑर्बिट्स में पहुंचाए जाते हैं। और ये इसरो जो है न सिर्फ सरकारी सैटेलाइट लॉन्च करती है, बल्कि प्राइवेट भी करती है। और न सिर्फ भारत के करती है लॉन्च, बल्कि दूसरे ममालिक के भी करती है। और यूं कह दीजिए कभी एक किस्म की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो आज सुबह इसरो ने 10:42 पर सुबह सुबह श्रीहरिकोटा से सतीश धवन जो लॉन्च सेंटर है वहाँ से एक रॉकेट लॉन्च किया, GSLV F12 लॉन्च किया। और उसमें एक सैटेलाइट है, ये नेविगेशनल सैटेलाइट है और उसका नाम है NVS-01। ये सेकंड जनरेशन है, पहले भी लॉन्च किए जा चुके हैं भारत की तरफ से। हकीकत में क्या है जनाब कि ये जो नेविगेशनल सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये हमको माने हम सब लोगों को, दुनिया को जो है लोकेशन का पता देते हैं। अब दुनिया को अगर आप एक बाल की तरह समझे या नारंगी की तरह समझें, तो अगर उसको जैसे नारंगी की जो फाक होती है वो ऊपर से नीचे तक उसको जैसे काटते हैं, तो वो उसको हम मतलब ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और अगर उसको ऐसे काट दिया जाए जैसे सेब को काटते हैं, तो वो लेटीट्यूड होता है। अब ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड ये एक किस्म की लाइंस हैं जो तस्वुराती हैं, इमेजिनरी हैं। ये जहाँ पर यानी जो भी लोकेशन है जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करती हैं, तो उसका लॉन्गिट्यूड अगर लैटिट्यूड का एंगल कोई भी बता सके तो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वो आदमी या वो जगह कहाँ पर वाक़ है, जिससे लोकेशन का पता चलता है। और ऐसे जो ये नेविगेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल तो 4 हैं, रीजनल अलग से हैं। इंटरनेशनल में मशहूर जो है मतलब मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ, एक तो है GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मशहूर है, गूगल वाले भी इस्तेमाल करते हैं, ये USA का है। दूसरा है ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये रशिया का है या रूस का है ये। और तीसरा है बेदो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये चीन का है। और चौथा है गैलीलो, ये यूरोपियन यूनियन का है। ये 4 जो है ना, ये इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के बारे में कहीं की भी मतलब लोकेशन हो तो उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं। इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि कितना एक्यूरेट पिन पॉइंट करते हैं। अगर 1 मीटर के मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर तक कोई बता सके तो ये हम कह सकते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट है। और अगर कोई कहे कि नहीं 10 मीटर या 20 मीटर या 100 मीटर, तो फिर वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा। ये जो सैटेलाइट है, ये जो हम लॉन्च करते हैं, जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। और अभी हिंदुस्तान ने ये जो रॉकेट से ये जो सैटेलाइट भेजा है NVS-01, ये भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में यानी धरती से 20,000 किलोमीटर दूर जो है ये उसको रखा जाएगा। और उस ऑर्बिट में वो धरती के चारों तरफ घूमता रहेगा और डेटा पहुंचाता रहेगा। अभी ऐसे 18 से लेके 30, कम से कम 18 से लेके 30 तक जब ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगे, तो अभी हिंदुस्तान का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो रीजनल है। इसी तरह जापान का भी है ज़ीनत, वो भी रीजनल है। वो पूरी दुनिया के बारे में नहीं बता सकता, मतलब पूरी दुनिया में हर जगह के बारे में।
تو ہندوستان والا بھی جب 30 سیٹلائٹ پورے ہو جائیں گے ہندوستان کے، تو پھر ہندوستان بھی پوری دنیا کے بارے میں یا پوری دنیا کی کوئی بھی لوکیشن کے بارے میں صحیح انفارمیشن دے سکے گا۔ ناظرین، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ کل رات یعنی پچھلی رات، یہ جو گزر گئی یہ نہیں، اس سے پہلے والی رات 12:30 بجے، آدھی رات کو، حقیقت میں کل ہو گیا، خیر مطلب رات کا وقت تھا، آدھی رات کا 12:30 بجے پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور اس میں اس نے بتایا کہ ہم نے ایک ٹیلی فون کال انٹرسپٹ کے، ایک یا کئی مطلب ایسے جن سے ہمیں ایک سازش کا پتہ چلا ہے، وہ سازش پی ٹی آئی والے پاکستان تحریک انصاف والے کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ دو باتیں کریں گے۔ ایک تو سرکاری جو پولیس والے ہوتے ہیں، ایجنسیز والے ہوتے ہیں، ان کے یونیفارم میں جو ہے کچھ لوگ جائیں گے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے گھر میں، گھسیں گے اور بھائی ہم ریڈ ڈالنے آئے ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی بھی ایک آدمی ان میں سے گولی چلا دے گا، اور پھر اس طرح وہ بولیں گے کہ ریزسٹنس کی گئی اور ہم نے ایک پی ٹی آئی والے کو مار دیا، اس طرح کسی پی ٹی آئی لیڈر کا قتل کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ان کی سازش ہے۔ دوسری یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، جو لیڈیز ہیں، ان کو جو 9 مئی کے واقعے کی ذمہ داری میں گرفتار کیا گیا ہے، اور موسٹلی یہ اڈیالہ راولپنڈی کے جیل میں ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ان کے اوپر جو ہے جنسی زیادتی کی گئی ہے، ان کی عصمت دری کی گئی ہے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد پھر جیسے شہباز گل امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے جو لوگ پی ٹی آئی کے باہر ہیں وہ انٹرنیشنل فورا میں چیخو پکار کریں گے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائولیشن ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا نوٹس لے اور انٹرونشن کرے۔ اس طرح وہ پاکستان کی سرکار کو، پاکستان کی ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور فوج کو، خاص طور پر فوج کو اور فوج کی جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی بیک فٹ پر لانا چاہتے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ ایجنسیوں کو پہلے پتہ چل گیا۔ اب جہاں تک جیلوں کا تعلق ہے، تو جیلوں میں جو بھی لیڈیز وارڈ ہوتے ہیں، ایک تو وہ سب الگ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو بھی سپاہی وغیرہ ہوتے ہیں وہ سبھی لیڈیز ہی ہوتی ہیں، اور مرد وہاں پر بھٹک بھی نہیں سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، ہر جگہ وہاں پر سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے چالو رہتے ہیں، تو اگر کل ان میں سے کوئی خاتون یہ الزام لگاتی بھی ہے کہ میرے اوپر زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب سی سی ٹی وی ایک منٹ کی خبر دے رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی واقعہ ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے الزام لگا سکے گی۔ اب جہاں تک کسی گھر میں گھسنے کی اور کسی کو قتل کرنے کی سازش کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں ابھی جیسے ہی رات کو یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پریس کانفرنس کی، تو صبح کو جناب عمران خان کا ایک ٹویٹ آ گیا، اور اس میں اس نے حکومت کے اوپر الزام لگایا کہ ہو نہ ہو حکومت ایسے واقعات کر چکی ہے، اور اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ سازش پکڑ لی ہے۔ اب جناب ہم آپ سے مطلب یہ فرمائش کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو تقریباً 2 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک ایسے کسی واقعے کا کوئی بھی اظہار نہیں ہوا، کسی نے نہیں بتایا، کسی بھی جیل سے، کسی بھی گھر سے، کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے فوت ہونے یا ہلاک ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اور جہاں تک جیلوں میں خواتین کے وارڈ کا تعلق ہے، تو ایک پی ٹی آئی کی ورکر ہے انم شیخ، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی اڈیالہ جیل میں 7 دن رہ کے آئی ہے، اور ابھی اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں اس نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارا جو وارڈ ہے، جو لیڈیز وارڈ ہے، اڈیالہ جیل راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں،
वहाँ पर कोई मर्द तो क्या उसकी परछाई भी पर नहीं मार सकती। तो हम अपने आप को, वो कहती है मैं तो अपने आप को जेल में बिल्कुल सिक्योर, यानी जैसे भारत की भाषा में कहते हैं सुरक्षित महसूस कर रही थी। अब जब पीटीआई की वर्कर खुद ऐसा कहती है तो फिर किस मुंह से इमरान खान ऐसा कहता है। अब तो लगता है कि उसकी ये साजिश जो है ना चारों खाने चित्त पड़ गई है और अब वो इस अपने मजमूम इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। अब जनाब क्या है कि अभी ज़मान पार्क खाली पड़ा है, उसके पास कोई भटकता भी नहीं, उसके जो लोग हैं एक के बाद दूसरा उसको छोड़ के चले जा रहे हैं। हर रोज़ धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और लोग उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। तो अभी उसके लिए यही बचा है कि हर रोज़ वो खिताब करता है या हमारी तरह जैसे एक किस्म का व्लॉग करता है और उसमें वो लोगों से बातें करता है। तो अभी वो फिर बार बार कहता है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, जबकि पहले जब गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और गवर्नमेंट ने भी कमेटी बनाई थी और गवर्नमेंट चाहती थी, इस बात पर ये मुत्तफिक भी हो गए थे। हमने आपको बताया था सेनेट के चेयरमैन के घर पर दावत हुई थी और जिसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि चारों असेंबलियों और सेंटर की इलेक्शन एक ही साथ होने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर ये 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद हालात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अब वो ये कहता है कि वो हुकूमत को, उसने एक तो 7 जनों की एक कमेटी बनाई, जबकि उसके जो लोग हैं कुछ लोग तो गुमशुदा हैं और कुछ जो है जेलों में है। तो किस किस लिहाज से वो गुफ्तो शनीदी आई है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक बार दूसरे उसने 1 महीने 4 हफ्ते की मोहलत दी है गवर्नमेंट को। अगर ये बात वो पहले मान लेता तो पहले भी गवर्नमेंट इसके लिए तैयार थी कि हमें आप बजट पेश करने दें। जून के महीने में बजट आएगा। पाकिस्तान का माली साल जो है जुलाई से जून तक होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो वो जून में बजट दे देते। एक बार बजट आ जाता, पास हो जाता, उसके बाद तो ये पीडीएम वाले भी तैयार थे कि हम असेंबलियाँ डिज़ाल्व कर देंगे और फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक या अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाते फिर। लेकिन अब हमें तो मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत सख्त हो गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इलेक्शन कब होंगे, इस साल होंगे न होंगे। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की रायज़नी करना मुश्किल हो गया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।